वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लुम्बिनी में किया एक प्रोग्राम से खिताब। इससे पहले वज़ीर आज़म ने माया देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। साथ ही वज़ीर आज़म ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज के संग बुनियाद की तकरीब में की शिरकत। वज़ीर आज़म मोदी की नेपाल के वज़ीर आज़म शेर बहादुर देववा से दोतरफा मुलाकात, इलाक़ाई और बाहिमी मफादात के उमूर पर हुई बातचीत। बाद इज़ा भारत और नेपाल के दरमियान 6 मफाहमतनामों का हुआ तबादला। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की सख्त हिफाजत में सर्वे का काम मुकम्मल। ज्ञानवापी के वजू खाने के नीचे मिला विश्वेश्वरनाथ का 12 फुट 6 इंच का शिवलिंग। सर्वे टीम को अदालत में मंगल को सौंपनी है तफसीली रिपोर्ट। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 3 रोज़ा दौरे पर पहुंचे जमैका। सदर कोविंद आज जमैका के गवर्नर जनरल सर पैट्रिक एलन से वफूद की सतह की करेंगे बातचीत। 18 से 21 मई तक सेंट विंस्टन और ग्रेनेडाइज का भी सदर जमहूरिया करेंगे सरकारी दौरा। IPL में आज पंजाब और दिल्ली होंगे आमने सामने। प्लेऑफ की दावेदारी मजबूत करने के इरादे से उतरेंगी दोनों टीमें। कल राजस्थान ने लखनऊ को जबकि गुजरात ने चेन्नई को दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नज़र डालते इस वक्त की खास खबरों से, लेकिन सबसे पहले बुलेटिन का आगाज़ करते हैं वज़ीर आज़म के नेपाल दौरे से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नेपाल के वज़ीर आज़म शेर बहादुर देववा की मौजूदगी में दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमतनामों का तबादला हुआ, जिसमें बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए डॉक्टर अम्बेडकर चेयर के क़याम पर इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस और लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के दरमियान मफाहमतनामा, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस और CNAS त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के दरमियान इंडियन स्टडीज़ के ICCR चेयर के क़याम, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस और काठमांडू यूनिवर्सिटी के दरमियान ICCR चेयर ऑफ इंडियन स्टडीज़ का क़याम, काठमांडू यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के दरमियान मफाहमतनामा, अरुण 4 प्रोजेक्ट की तरक्की और अमल आवरी के लिए SJVN लिमिटेड और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के दरमियान मफाहमतनामे शामिल हैं। और इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वज़ीर आज़म शेर बहादुर देववा के साथ दोतरफा मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाक़ाई और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बुद्ध जयंती के मौके पर नेपाल के लुम्बिनी पहुंचने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। PM मोदी ने भगवान बुद्ध की मुक़द्दस जाए पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। माया देवी मंदिर कदीम बुद्ध मंदिरों में से एक है। ये मंदिर यूनेस्को के आलमी सक़ाफ़ती विरसे में शामिल है। ये लुम्बिनी का अहम मंदिर है, जिसे रिवायती तौर पर गौतम बुद्ध की जाए पैदाइश समझा जाता है। नेपाल के वज़ीर आज़म शेर बहादुर देववा भी वज़ीर आज़म के साथ मौजूद रहे। उसके बाद PM मोदी ने माया देवी मंदिर के अहाते में बौद्धि दरख्त की आबपाशी की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लुम्बिनी मठ के इलाके में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज के संग बुनियाद की तकरीब में भी शिरकत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध को गुलाए अक़ीदत नज़र किया और मराक़बे की हालत में बैठकर उन्हें सलाम पेश किया। इस दौरान PM मोदी ने पूरी अक़ीदत के साथ बुद्ध रिवायात और रस्म व रिवाज की पैरवी की। काबिल ज़िक्र है कि बैनुल-अक़वामी बौद्ध सक़ावत और विरासत मरकज़ की तामीर आलमी अपील पर भारत में वाक़ई बैनुल-अक़वामी बौद्ध कॉन्फेडरेशन की तरफ से लुम्बिनी तरक्याती ट्रस्ट के ताउन से किया जा रहा है। PM मोदी और नेपाल के वज़ीर आज़म ने बुद्ध मत के मजहबी रहनुमाओं को मलबूसात भी पेश किया और उनको एजाज़ बख्शा। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लुम्बिनी में मुनक़िदा प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बौद्ध भिक्षुओं से खिताब किया। इस मौके पर नेपाल के वज़ीर आज़म शेर बहादुर देववा भी मौजूद रहे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेपाल के बगैर राम मुकम्मल नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का शानदार मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुश हैं। मुक्तिनाथ जी हो, चाहे जनकपुर धाम हो या फिर लुम्बिनी में
जब जब नेपाल आता, नेपाल अपने आध्यात्मिक आशीर्वाद से मुझे कृतार्थ करता है। जनकपुर में मैंने कहा था कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुशी महसूस कर रहे हैं। नेपाल यानी दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत, सागर माथा का देश। वजीर आजम ने कहा कि माया देवी मंदिर जाने का जो मौका मिला वो भी नाकाबिले फरामोश है। पीएम ने कहा कि जहां भगवान बुद्ध की पैदाइश हुई वहां की ताकत और वहां के शऊर का एक अलग ही एहसास है। वो जगह जहां स्वयं भगवान बुद्ध ने जन्म लिया हो, वहां की ऊर्जा, वहां की चेतना, ये अलग ही एहसास है। मुझे देखकर भी खुशी हुई कि इस स्थान के लिए 2014 में मैंने महाबोधि वृक्ष की जो सैपलिंग भेंट की थी वो अब विकसित होकर एक वृक्ष बन रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे नेपाल के दौरान भारतीय बिरादरी ने भी उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस दौरान लोगों ने वजीर आजम के हक में नारे लगाए। वजीर आजम मोदी ने भी उनका जवाब इंतहाई गर्मजोशी के साथ दिया। लुम्बिनी पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया है। हमारे साथ कुछ भारतीय समुदाय के लोग मौजूद हैं। आप लोगों की मुलाकात हुई पीएम मोदी से? हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत देर से हम लोग वेट कर रहे थे कि कब हम मोदी जी से मिले। आज तक उनको सिर्फ हमने टीवी पे देखा था, आज हम उनसे रूबरू हुए। बहुत अच्छा लगा। लग रहा है कि जिस हिसाब से भारत में जैसे उन्नति प्रगति हो रही है उनके सुशासन में, उसको देख के बहुत गर्व होता है और अच्छा लगता है। बातचीत भी हुई आपने क्या बातचीत? मैं मोदी जी से बोली कि मैं आपको अवतारी महापुरुष मानती हूँ और मैं आपके लिए अपने मन के कुछ उद्गार प्रकट करना चाहती हूँ, लिख कर लाई हूँ। उन्होंने बोला लाइए दे दीजिए। फिर क्या आपने प्रकट किया? नहीं, वो उन्होंने कागज ले लिया हाथ से, कविता ले लिया। आप क्या कहना चाहते, कैसा आपको फील हुआ? हम देख रहे थे कि काफी जयघोष कर रहे थे आप। भारत और नेपाल के संबंध ही ऐसे हैं कि मोदी जी आते हैं तो उसमें और मतलब दमखम आ गया है और हमारे को एकदम हर्षोल्लास के साथ बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और मोदी जी को हमने पशुपतिनाथ का चंदन भी दिया और उन्होंने सर पे लगा के उसको शहर स्वीकार किया। आपको कैसा लगता है? आप? बहुत अच्छा लगा। मोदी जी का आना बहुत 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 बड़ी भाग्य की बात है। मोदी जी लुम्बिनी आए हैं। हमें लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा है, आने वाले टाइम में ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ऊपर जाएगा। भारतीय समुदाय ने किस जोरदार तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया है और ये काफ़ी खुश हैं कि जिस तरह से भारतवंशियों को एड्रेस करते हैं, उनकी मदद करते हैं। और एक तरह से नेपाल जब आए तो नेपाल की प्रगति को भी उसमें भारत का बड़ा योगदान आने वाले समय में होने वाला है। कैमरा पर्सन आलोक गुप्ता के साथ सुधाकर दास, डीडी न्यूज़, लुम्बिनी। और अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वाराणसी में आज ज्ञानवापी अहाते में मुसलसल तीसरे दिन सर्वे का काम मुकम्मल हो गया। हिंदू फरीक कैन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वज़ूखाने के नीचे विश्वेश्वर नाथ का 12 फुट 8 इंच शिवलिंग है। अर्जी गुजारों ने सिविल कोर्ट में सबूत की हिफाजत के लिए कोर्ट से अपील की है। अर्जी गुजार ने जिला इंतजामिया से मस्जिद को अपनी निगरानी में लेने की अपील की है, जबकि अहाते के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अहाते के इर्द गिर्द पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। वाराणसी के ज्ञानवापी अहाते में आज सर्वे का काम मुकम्मल हो गया है। अहाते में एक 12 फुट से ज़्यादा बड़ा शिवलिंग मिलने के ताल्लुक से हमारी नामानिगार रितु वर्मा ने वकील विष्णु शंकर जैन से खुसूसी बातचीत की। कोर्ट के आदेश की कॉपी पढ़ के दिखा रहा हूँ। प्रार्थना पत्र 78 का स्वीकार किया जाता है।
जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर, कमिश्नरेट वाराणसी तथा सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया उस स्थान को संरक्षित व सुरक्षित करने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारी की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी। उपरोक्त सील किए गए स्थान के बाबत स्थानीय प्रशासन द्वारा क्या क्या किया गया है इसके पर्यवेक्षक सुपरविजन की जिम्मेदारी पुलिस महानिर्देशक और पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की होगी। बाद लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह अविलंब इस आदेश को प्रति संबंधित अधिकारी को नियमानुसार प्रेषित किया जाना सुनिश्चित। मतलब कोर्ट ने निर्देशित किया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि वो तुरंत इस ऑर्डर की कॉपी उनको कम्युनिकेट कराई जाए। उस एरिया को सील कर दिया है। सीआरपीएफ के कमांडेंट जो हैं वो उसकी देखरेख करेंगे और पुलिस अधीक्षक और चीफ सेक्रेटरी को मॉनिटर करेंगे। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि कहेंगे आप इसको? बहुत बड़ी जी। दूसरी बात विष्णु, 17 तारीख को रिपोर्ट सबमिट होनी है सर्वे की, क्या ये कहीं उल्लंघन होता है? नहीं, कोई उल्लंघन नहीं, क्योंकि सर्वे की रिपोर्ट तो आएगी। आज जो एविडेंस साक्ष्य मिले उसको सील प्रोटेक्ट करने की बात हमने कोर्ट में कही है और मैं तो आपको कोर्ट का ऑर्डर बता रहा हूँ। ये ऑर्डर भी पास हो गया और आज एक बहुत बड़ा खुलासा इस सर्वे का सामने आया है। तीसरे दिन जब वजूखाने के नीचे ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग बरामद हुआ है, दिखा है शिवलिंग। कैमरामैन संजीव के साथ ऋतु वर्मा, वाराणसी सिविल कोर्ट से। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी पर मंगल के रोज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की बेंच समाअत करेगी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी वाराणसी ने हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। इससे पहले हाईकोर्ट ने झैली अदालत के हुक्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 3 रोज़ा दौरे पर जमैका पहुंच गए हैं। जमैका की राजधानी किंगस्टन पहुंचने पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का जमैका के गवर्नर जनरल सर पैट्रिक एलन ने इस्तकबाल किया। जमैका पहुंचने पर सदर का 21 तोपों की सलामी के साथ रस्मी इस्तकबाल किया गया। सदर कोविंद को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस मौके पर जमैका के वजीर आजम और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। इस्तकबालिया तकरीब के बाद सदर कोविंद का होटल में भारतीय बिरादरी की तरफ से पुरतपाक खैर मक़दम किया गया। और हमारे नामा निगार अभिषेक महाजन ने भारतीय कम्युनिटी के लोगों से खास बातचीत की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किंगस्टन जमैका पहुंच चुके हैं। पहली बार वो कैरिबियन रीजन का दौरा कर रहे हैं और यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी है जिनसे वो मिले होटल में आके। होटल से पहले प्राउड मोमेंट सबके लिए पहली बार हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। पहली बार जमैका में हमारे राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है। बहुत खुश है, बहुत वी आर रियली हैप्पी। हम बहुत खुश है, बस जस्ट वेलकम इन जमैका, हमको और कुछ नहीं है, बस आई एम हैप्पी। सभी काफी एक्साइटेड। आप क्या कह रहे हैं? ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रपति यहाँ पे हैं और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे लिए और गर्व की बात है कि हम उनका स्वागत कर रहे हैं इस होटल के अंदर और किंगस्टन के अंदर। हम लोग बहुत खुश है, बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। हम लोग रियली बहुत ब्लेस्ड है कि हम उनको स्वागत करने के लिए हम यहाँ पे हैं। वी आर वेरी हैप्पी कि हमारे राष्ट्रपति जी यहाँ पे है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम एंड वेलकम राष्ट्रपति जी, मोस्ट वेलकम। सब भारत माता की जय कहना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी के लिए ये गर्व का एक मोमेंट है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किंगस्टन जमैका में आए हैं, वो भी पहली बार, और सभी बहुत बहुत एक्साइटेड है। कैमरामैन लोकनाथ के साथ अभिषेक महाजन, जमैका में डीडी न्यूज़ के लिए। आगे बढ़ेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज अपने हमनसब जमैका के गवर्नर जनरल पैट्रिक एलन के साथ वफ्द सतह की बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म एंड्रियो हॉलिन्स और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन से भी वो मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही सदर जमहूरिया भारत और जमैका के दरमियान बाहिमी मफ़ाहतनामे पर दस्तखत करेंगे। इसके अलावा सदर जमहूरिया विजिटर बुक पर भी दस्तखत करेंगे। इस दौरान सदर जमहूरिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के एजाज़ में अम्बेडकर एवेन्यू के इफ्तिताही प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। जमैका और भारत के दोस्ताना ताल्लुकात हैं। सदर जमहूरिया का ये दौरा भारत और जमैका के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम
की 60वीं सालगिरह के मौके पर हो रहा है। सदर जमहूरिया का इन कैरिबियाई ममालिक का ये पहला दौरा है। सदर जमहूरिया बुध तक जमैका में रहेंगे। इस दौरान सदर जमहूरिया जमैका की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से भी खिताब करेंगे। सदर कोविंद 18 से 21 मई तक सेंट विंस्टन और ग्रेनेडाइज का सरकारी दौरा भी करेंगे। और अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली समेत शुमाली भारत की कई रियासतों में शदीद गर्मी का कहर जारी है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम के असरात की वजह से मतला अबर आलूद रहेगा, धूल भरी आंधी आ सकती है। महकमा ने कहा है कि इसके असर से दर्जा हरारत में 5 से 7 डिग्री की कमी भी हो सकती है। अगर हम जनूबी भारत की बात करें तो इन दिनों केरला शदीद बारिश से नबर्द आजमा है। महकमा मौसमियात ने बहर अरब में तेज़ मगरबी हवाओं की वजह से अगले 4 दिनों तक रियासत में शदीद बारिश का इंतबाह जारी किया है। महकमा मौसमियात ने रियासत के 6 अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोची में मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा हो गया है। इस बीच शुमाली भारत के कई इलाकों में शदीद गर्मी से मुतालिक मजीद मालूमात के लिए हमारे नामानिगार तपस भट्टाचार्य ने महकमा मौसमियात के सीनियर साइंसदान चरण सिंह से खुसूसी बातचीत की। सर, दिल्ली में हमने देखा है इतने दिनों में, खासतौर से इतने सालों से हम देख रहे हैं, इस हद तक गर्मी नहीं पड़ी है। खासतौर से जो बॉर्डर इलाके में हम देख पा रहे हैं। आपका क्या मानना है? 49 डिग्री का जो पारा है वो भी टच कर रहा है। हाँ, देखिए, इस सीज़न में हम बात करें, अगर मार्च से शुरू करें तो जो दिल्ली या नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो रेनफॉल एक्टिविटी होती है वो बहुत कम हुई है। और उसके पीछे कारण है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो आए तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से हैं, पर उनका मूवमेंट क्वाइट नॉर्थ की तरफ रहा तो इधर बहुत ही इम्पैक्ट कम रहा, काफ़ी समय ड्राई रहा है। और जो हीट वेव है मार्च के एंडिंग से देखी जा रही है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव मिली है। और ये करीब 10-11 तारीख से जो प्रेजेंट इस पहले शुरू हुआ, जो 16 तारीख और 15 तारीख में आज हम हैं, तो 15 तारीख में तापमान मिले जहाँ 46, 47 और 48 तक रिपोर्ट किया गया। उस तरह का अगर हम आज की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में कई जगह हाई क्लाउड आ चुके हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मूव हो रहा। अगले 2 से 3 दिन डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म आने की संभावना, तो उससे आज से ही तापमानों में 3 से 4 की गिरावट देखने को मिलेगी। क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो ड्राई स्पेल है, जो कंटिन्यूस ड्राई स्पेल है, उसमें अब थोड़ा कम देखने को मिलेगा? क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब जब बता रहे हैं आप आएंगे, उसके बाद भी 1-2 और आने के एक्सपेक्टेड है? नहीं, देखिए, जो वर्तमान WD है इसमें भी रेन की ज़्यादा संभावना प्लेन्स में नहीं है। डस्ट स्टॉर्म और जो थंडर होता है लाइट रेन के साथ, उसी की संभावना, खास बरसात की संभावना नहीं है। हालांकि पहाड़ों में अगले 2 दिन कई जगह में बरसात होने की संभावना। तो कुल मिला के जो राहत है टेम्परेचर से, ये शॉर्ट टाइम के लिए, 3 से 4 दिन के लिए, फिर से तापमान 20-21 तारीख में फिर से तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी और 1-2 जगह फिर से हीट वेव मिलेगी। कैन वी सी जून में एक और स्पाइक इस तरीके का 49 डिग्री? देखिए, अभी क्वाइट समय बाकी है। अभी संभावना कि फिर से 1-2 हीट के स्पेल इस तरह के NCR दिल्ली को देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करें तो ये थे सीनियर साइंटिस्ट चरण सिंह, जो बता रहे थे कि दिल्ली में अगले 2 से 3 दिन जो है राहत देखने को मिलेगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते, लेकिन ये बहुत ही कम समय के लिए ये राहत रहेगी। 11% जप्पा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। दूसरी जानिब असम के 7 अजला में सैलाब की पहली लहर से तकरीबन 57,000 लोग मुतासिर हुए हैं। सैलाब के पानी की वजह से कछार, धीमाजी, मगरबकारी, आंगोंग, दीमा, हिसार अजला समेत कई मकामात पर सड़क राब्ता मुनक़ता हो गया है। 4,000 से ज़्यादा लोगों ने हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम रिलीफ कैंपों में पनाह ली है। ज़िला इंतज़ामिया ने ज़रूरी अशिया तकसीम की हैं। इस दौरान शुमाल मशरक़ी सरहदी रेलवे ने लेमटिंग बदरपुर पहाड़ी सेक्शन में शदीद बारिश और तोदे खिसकने की वजह से कुछ ट्रेनों को भी मनसूख कर दिया है। बैनुल-अक़वामी यौम योग 2022 की तैयारियों में मसरूफ़ ITBP के जवानों ने उत्तराखंड के हिमालय में बर्फ़ में 15,000 फुट की बुलंदी पर योगा किया। इस सेशन में फ़ौजियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और मुल्क की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में से एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक जदीद तरीन सुपर कंप्यूटर पर काम कर रही है। IIT-BHU में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया ब्रह्म शिवाय सुपर कंप्यूटर भारत को नई बुलंदियों तक ले जाने में मदद कर रहा है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए 2019 में इसका इफ्तिताह किया गया था। यह पूरी तरह से काम कर रहा है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ये पहला मकामी तौर पर तैयार करदा सुपर कंप्यूटर है और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत शुरू किया जाने वाला पहला सिस्टम है। इस बारे में हमारे नामानिगार तापस भट्टाचार्य दे रहे हैं मजीद मालूमात।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देश के सबसे पुराने यूनिवर्सिटी में से एक है, लेकिन आजकल ये सुर्खियों में है परम शिवाय सुपर कंप्यूटर्स को लेके। क्या है ये सुपर कंप्यूटर, कैसे ये मदद करता है यूनिवर्सिटीज़ को और देश को? सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सुपर कंप्यूटर परम शिवाय, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम था, एक विजन था, ये यहाँ पे आया, इसका थोड़ा हमें हिस्ट्री बताएं। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ड्रीम विजन था कि मेक इन इंडिया का, उसी के तहत जो है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत ये प्रोजेक्ट आया है। इसके यूज़र्स जो हैं दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और हर एरिया के लोग यूज़ कर रहे हैं। कोविड में भी बहुत अहम भूमिका निभाई। कोविड में भी जो ड्रग डिस्कवरी का है उसमें आपका सुपर कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। जो काम जो है 3 दिन 4 दिन में होते हैं वो कुछ ही घंटों में कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें इसके अंदर जो है इसके सर्वर में GPU है, CPU है, तो नोट्स और जो इसको सुपर कंप्यूटर बनाता है उसका मेन रोल है उसका पैरेलल प्रोग्रामिंग। तो पैरेलल प्रोग्रामिंग के तहत जो है ये इसकी स्पीड और वो सब चीज़ें जो है काफ़ी तेज़ हो जाती हैं। आप बताइए कि इसके डिटेल क्या है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। सुपर कंप्यूटर तो बोलते हैं सुपर कंप्यूटर है, क्या वो अलग कैसे है कंप्यूटर से और क्या उसमें खासियत है, क्या अलग है उसमें? एक प्रोसेसर के अंदर छोटे छोटे कोर्स होते हैं तो काम को उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बट वहीं पर आप कंपेयर करेंगे अगर सुपर कंप्यूटर को, परम शिवाय को, तो वहाँ पर हमारे पास एक नोड के अंदर 40 कोर्स हैं और ऐसे हमारे पास 200 नोड्स हैं। तो आप समझिए कि आपका काम कितने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर कितना जल्दी एग्जीक्यूट हो सकता है। हमारे पास बहुत हाई टेक्नोलॉजी शेड्यूलर है जो इन जॉब्स को अलग अलग लेवल पे एग्जीक्यूट करता है। इसका नतीजा ये होता है कि जो प्रोग्राम आपका हफ्तों ले सकता है एग्जीक्यूशन में, वो यहाँ पर 4 घंटों में पूरा होता है। PHU के बच्चों को और बाकी लोगों को, स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा हो रहा है? इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़े भी समय के लिए फ्री नहीं रहता है। क्यों बहुत लंबी रहती है, 24 आवर्स तक स्टूडेंट्स को वेट करना पड़ता है अपने जॉब को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो उसका ये हैवी यूज है। और उसके अलावा हमारे खुद रिसर्च स्कॉलर्स करीब अराउंड 2 साल में जो है इस सुपर कंप्यूटर यूज़ करके हाई परफेक्टर जर्नल्स में करीब जो है 10 पेपर निकाले हैं। और हम लोग का जैसा कि रिपोर्ट है कि हम लोग 6th है पब्लिकेशन के मामले में सुपर कंप्यूटर यूज़ करने के बाद जो है हम लोग 6th नंबर पे, 6ठा नंबर है। परम शिवाय कैसे खास है और कैसे आप इसको, इसका इंडिजिनेशन कंपोनेंट कितना है और आगे आप इसको क्या फ्यूचर लेके जा रहे हैं? परम शिवाय खास पहली बात तो इसलिए है क्योंकि ये NSM के अंडर में लगा था, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया में सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट स्टार्ट हो। डेवलपमेंट पूरी तरह तो नहीं हुआ, पार्ट्स बाहर से आए, बट इंडिया में कॉन्फ़िगर हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि परम शिवाय का यूसेज काफ़ी ज़्यादा है। आज की सिचुएशन में हमें एक्सटर्नल यूज़र्स को बाहर भेजना पड़ता है दूसरे सुपर कंप्यूटर्स पे, क्योंकि यहाँ एक्सटर्नल यूज़र्स का काफ़ी ज़्यादा कंप्यूट लोड है और जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन उतना जल्दी नहीं हो पा रहा है। एवरी ईयर हमारे यहाँ 250 से 300 पब्लिकेशंस हो जा रहे हैं। सो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पे जो इंडियनाइजेशन की बात करें, अब आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडियनाइजेशन कंपोनेंट इन सुपर में ज़्यादा से ज़्यादा हो। जी। अब जो नेक्स्ट फेज़ में सुपर कंप्यूटर्स आ रहे हैं, IIT कानपुर हो गया, खड़गपुर हो गया, INST मोहाली हो गया, वहाँ पर इवन जो पार्ट्स हैं वो इंडिया में डेवलप्ड हैं, उनको कॉन्फ़िगर भी इंडिया में किया गया है। सो शायद अब हम सुपर कंप्यूटर के एक्सपोर्टर्स बन जाएंगे फ्यूचर में। सुपर कंप्यूटर कैपेसिटी, कंप्यूटिंग कैपेसिटी में सुपर पावर बनने का सपना है और ये सपना बहुत जल्द साकार भी होगा, जिस तरीके से भारत निकल पड़ा है इस मिशन पे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण मेहता, पुष्प भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, बनारस। और अब बात करेंगे खेलों की। मौजूदा IPL चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को सीजन में एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा है। चेन्नई को 13 मैचों में 9वीं बार शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात के सामने 134 रन का हदफ रखा। जवाब में हार्दिक की टीम ने हदफ 19 ओवर और 1 गेंद में हासिल कर लिया। इतवार को IPL के दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही राजस्थान की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई और प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी दावेदारी मजीद मजबूत हो गई है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में होने वाले ये मैच बहुत ही खास है। दोनों टीमों को प्लेऑफ के लिए अपना दावा मजबूत करने के लिए जीत दरकार है। इस मैच में जीतने वाली टीम के पास 16 पॉइंट्स तक पहुंचने का मौका होगा, जबकि हारने वाली टीम सिर्फ 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच पाएगी। नाजरीन, आज बुद्ध पूर्णिमा है। ये मुक़द्दस दिन भगवान बुद्ध की पैदाइश, बौद्ध गया में महाबोधि दरख्त के नीचे बौद्धि के हुसूल और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण से मुंसलिक है। भगवान बुद्ध 563 कबल मसीह में नेपाल के लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा को पैदा हुए थे। हिंदू मत के मुताबिक भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का नवा अवतार माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा का दिन पूरी दुनिया में बौद्ध मत के मानने वालों के लिए खास अहमियत का दिन है।
इस मौके पर भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, तिब्बत, चीन, कोरिया, लाओस, वियतनाम, मंगोलिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका में खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अहले वतन को बुद्ध पूर्णिमा की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा, तमाम हमवतनों और पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध के पैरोकारों को बुद्ध पूर्णिमा की मुबारकबाद। भगवान बुद्ध ने इंसानियत को अदम तशद्दुद, हमदर्दी और रवादारी का रास्ता दिखाया है। उनकी तालीमात आज इंतहाई मौजू तर हैं। आइए हम सब भगवान बुद्ध के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का अज़्म करें। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने अहले वतन को बुद्ध पूर्णिमा की मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा, बुद्ध जयंती के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद। तथागत बुद्ध हमारी उस रूहानी रिवायत के मुमताज़ उस्ताद हैं जिसने भारत को विश्व गुरु के तौर पर वक़ार दिलाया। उनके ज़रिए दिखाया गया अष्टांग मार्ग और पंचशील ही दुनिया में दायमी अमन और पायदार तरक्की को यकीनी बना सकते हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध के उसूलों को याद करा और उन्हें पूरा करने के अज़्म का इरादा करने की खातिर हमवतनों को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि भगवान बुद्ध के ख़यालात हमारे कुर्रे अर्ज़ को मज़ीद पुरअमन, हम आहंग और पायदार बना सकते हैं। इसके साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।